चले बेटा इधर ध्यान दो। बेटा इधर जो कल हमने पढ़ा था दैट इज कॉल बेटा एक बात ध्यान रखे, इधर ध्यान देते रहे। तो सबसे पहले कल हमने पढ़ा था लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इसमें हमने बात की थी बेटा एसिड वो होता है जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। दूसरी बात बेटा बेस वो होता है जो लोन पेयर को डोनेट करेगा। डोनेट आपका NH3 करेगा, इसके पास एक लोन पेयर है। ROH एल्कोहल करेगा, NH2 R का मतलब बेटा एल्काइल ग्रुप। ये सब क्या होते हैं बेटा बेस होते हैं। और अगर मैं बात करूं AlCl3 FeCl3 BCl3 ETC ये सब क्या कहलाएंगे एसिड कहलाते हैं, क्योंकि ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। और जब भी देखो बेटा जैसे हमने बनाया था, हमने एक रिएक्शन की थी NH3 प्लस BCl3, तो हमारे पास क्या बना था, तो NH3 का पूरा स्ट्रक्चर ओपन कर लिया, इसके पास एक लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ये कल निकलवाया गया था। और BCl3 बेटा इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। और लोन पेयर डोनेशन के बाद जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो बनेगा बेटा हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये हम बात कर चुके हैं, तो इतनी चीजें हम कर चुके हैं। तो बेटा अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड लिमिटेशंस ऑफ लुईस थ्योरी। कि लुईस थ्योरी में बेटा क्या क्या नहीं बता पाए थे। तो सबसे पहले देखो बेटा ये चीज हमने बात कर रखी थी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ध्यान रखना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता और जो लोन पेयर को क्या कर रहा था, डोनेट कर रहा था, वो क्या कर रहा था बेस। और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा था दैट इज कॉल्ड एसिड। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, बस इतना समझ लो, ठीक है। यानी यहां पर प्रोटॉन से लेना देना कुछ भी नहीं है। तो हमने एक बात और बताई थी बेटा सबसे पहले कि जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यानी ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लव कर रहा है। बेटा लव करेगा तभी तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो जो लुईस एसिड होते हैं इनका एक दूसरा नाम दिया गया था बेटा इलेक्ट्रोफाइल। तो इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल। और बेटा ये जो होते हैं ये लोन पेयर को डोनेट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो किसको करेंगे, यानी ये कहला जाते हैं बेटा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है बेटा जो न्यूक्लियस लविंग होता है। तो आपसे पूछे कि बेस को लोन पेयर के अकॉर्डिंग लुईस एसिड, लुईस वाले बेस को क्या बोलते हैं दूसरा नाम, तो न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। और उसका नाम क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल। ये न्यूक्लियस लविंग होता है और ये क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन को लव करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो ध्यान रखना ये बात हमने आपको बता रखी थी, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। अब हम बात कर रहे हैं बेटा लिमिटेशंस ऑफ लुईस थ्योरी। तो लिमिटेशंस हम पढ़ेंगे और लिमिटेशंस के बारे में देखेंगे बेटा क्या है। तो ये थ्योरी बेटा क्या नहीं बता पाई थी, लिमिटेशंस ऑफ लुईस है ना। तो बेटा देखे सबसे पहले बेटा इट कुड नॉट एक्सप्लेन the acidic character of HCl, H2SO4, HNO3 and the basic character ठीक है। ETC कर लेना इसके आगे, जो भी एसिड वीक और बेक स्ट्रॉन्ग हो कोई भी, NaOH, KOH, NH4OH
EDC। बेटा सबसे पहले ध्यान रखो, तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो इसमें बेटा H2SO4, HCl या NaOH या KOH या NH4OH, इसका किसी का भी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर नहीं बताया, क्योंकि किसी में भी बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जिक्र नहीं किया गया है, किसी में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जिक्र नहीं किया गया। तो इसने अपने तो लुईस एसिड लुईस बेस बता दिए, बट इन जो नॉर्मल एरिनस के अकॉर्डिंग बेस और एसिड होते थे उसका कोई भी कैरेक्टर इन्होंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि बेटा इसमें कोई भी एसिडिक कैरेक्टर में यानी कोई भी एसिड में कोई भी बेस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनता। नेक्स्ट वन बेटा ध्यान रखें, अगर हम बात करते हैं इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। बेटा इसमें कहीं ऐसा जिक्र किया गया है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, या ऐसा जिक्र किया गया है कि कोई स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? ना स्ट्रॉन्ग बेस ना वीक बेस, ना स्ट्रॉन्ग एसिड ना वीक एसिड। कोई भी बेटा स्ट्रेंथ के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, तो यहां पर आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ेगा दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस और दिस इज अ वीक बेस, तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया पड़ा है बेटा, ठीक है। हाँ पहले वाले थे, अगर ये थ्योरी आई हो ये सबको जिक्र करती बेटा, तो किसी का जिक्र नहीं किया इसने बेटा, अपने ही बनाया और इसने बताया जिसके पास लोन पेयर होता है वो डोनेट करता है वो बेस कहलाता है, जो एक्सेप्ट करता है वो एसिड कहलाता है। अपनी थ्योरी अलग ही रही। पहली बात देखो बेटा, अगर हम एसिड एंड बेस रिएक्शन देखें तो बेटा इट अकर वेरी फास्ट। अगर हम देखें तो बेटा बहुत तेज होती है। क्या होती है? बहुत तेज होती है। बट जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म जो होता है बेटा वो कैसे होता है बेटा? बहुत स्लोली फॉर्म होता है, स्लोली फॉर्म होता है। तो बेटा इसका से कोई भी कॉन्सेप्ट मैच नहीं कर पाया। जैसे हमने कहा एसिड और बेस है, तो मैंने NH3 और बेटा BSCl3 को मिलाया था, तो ये रिएक्शन बहुत तेज होती है, तो बड़ी जल्दी बॉन्ड बनाना चाहिए था। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनता है बेटा बहुत स्लोली होता है, बहुत हल्के बनता है। तो ये बेटा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसमें क्या नहीं कर पाया, मतलब आपको सही तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया। यानी कहने का मतलब समझे, रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनना है? बहुत स्लोली। तो बेटा इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनना है बहुत स्लोली बनना है, और ये जो रिएक्शन हो रही है बहुत तेज हो रही है। अगर ये बॉन्ड तेज बनना होता और ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही होती तब तो इसमें लाई करता ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बट ये थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई। हाँ बता। किसमें से? हाँ तो बेटा यही तो इसकी लिमिटेशन, तभी तो लिमिटेशंस कर रहे हैं। लिमिटेशंस का मतलब इसमें ड्रॉबैक क्या है? हाँ तो रिएक्शन देरी हो रही है ना, तो इसी का तो समावेश नहीं कर पाए वो, इसी का तो कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाए, तभी तो लिमिटेशन में आया। अगर ये दोनों फास्ट हो रहे थे तो इसमें लिमिटेशंस में क्यों आते? रिएक्शन भी फास्ट हो रही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी फास्ट बनना है, तो कोई हमारा लिमिटेशंस होता ही नहीं। बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना है बहुत स्लोली, और यहां पर जो रिएक्शन हो रही है बहुत फास्ट, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा इस थ्योरी के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पाए। तो इसमें के नीचे लिखेंगे द कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन नॉट एग्जिस्ट इन दिस थ्योरी, मतलब इसमें इसके अकॉर्डिंग ऐसा, इसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू दिस द कोऑर्डिनेट बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस थ्योरी। ये लिख लो बस, ठीक है बेटा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड does not exist in this theory, ठीक है। यह इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कोई भी मैच नहीं है, मतलब प्लेस ही नहीं लेगा, क्योंकि वो स्लोली हो रहा है, वो क्या हो रही है बहुत फास्ट। ये तीन लिमिटेशंस थी। पहली लिमिटेशंस क्या थी? एरिनस के जो हमारे पास थे वो क्या थे? एरिनस थ्योरी के। तो एरिनस थ्योरी में हमें बताया गया था एसिड बेस किसके बेस पे? ऑन दी बेसिस ऑफ हाइड्रोजन डोनेशन और OH डोनेशन हाइड्रोक्सिल में। लेकिन उसके थ्योरी को नहीं बता पाया था क्योंकि उसमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता ही नहीं है। दूसरी बात बेटा ये कहा गया था कि इसकी स्ट्रेंथ को नहीं बता पाया था कि कौन सा वीक एसिड कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड।
कौन सा वीक बेस और कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरी बात बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कोई भी इसमें को रिलेशनशिप नहीं था, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, बहुत स्लोली, और एसिड बेस रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, बहुत फास्ट। तो ये दीज आर दी लिमिटेशंस ऑफ लुईस थ्योरम। लिख लिया बेटा। अब बेटा देखो, अब तीन थ्योरी हमारी खत्म हो गई, तीनों थ्योरी खत्म एसिड बेस की। अब बेटा हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है। अब देखो बेटा, बेटा इधर देख लो, बहुत सिंपल है। इसके आगे बेटा ध्यान रखना, पूरी थ्योरी इसी पे है। इक्विलिब्रियम जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक इसी पे बेस है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इसमें याद रखना बेटा 12th क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है। 12th क्लास में अगर आपने 11th क्लास पढ़ा है सही से, तो इसका क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ध्यान रखना, बेसिक कैरेक्टर और एसिडिक कैरेक्टर के लिए। तो सबसे पहले देखो बेटा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज डिनोटेड बाय Ka, ठीक है। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, इधर सबसे पहले बेटा आवाज नहीं, इधर ध्यान रखो, हमने एक रिएक्शन की थी बेटा A प्लस बी और बेटा गिव्स C+D। ये लिखना नहीं है, ये मैं केवल आपको समझा रहा हूं। इसमें आपने क्या किया था, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला था तो निकाला था कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, भाई कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो ये जो ऊपर है दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और बेटा नीचे किया था आपने कंसंट्रेशन ऑफ दी। कोई दिक्कत? तो बेटा सेम इसमें ऐसा ही है। अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे एसिड का, तो देखो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रख लो, अगर मेरे पास बेटा कोई एसिड है HA का मतलब आप समझ लो कि एसिड होगा तो उसमें H जरूर होगा। तो जैसे मैंने HCl लिखा, मैंने बेटा H2SO4 लिखा, मैंने HNO3 लिखा, तो बेटा H तो इसमें सब में, यस और नो, और बेटा इधर वाला बदलता जा रहा है तो मैंने उसको मान लिया A। क्या मान लिया? A। कोई दिक्कत? अब A का मतलब क्लोराइड भी हो सकता है, सल्फेट भी हो सकता है और नाइट्रेट भी हो सकता है, तो HA ले लिया हमने। तो अगर हम इसको डिसोसिएट करेंगे तो ये कैसे डिसोसिएट होगा, H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव। कोई दिक्कत यहां पर? तो डिसोसिएशन हमने कर दिया, और अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो बेटा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है K, और बेटा कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द, तो बेटा क्या करेंगे, H पॉजिटिव नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H। बस इतना सा ही है। अब इसमें क्वेश्चन आएगा छोटा सा, ठीक है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ये नहीं आपको उतारना है, ये बेटा नोट डाउन नहीं करना है, ये केवल समझाने के लिए लिखा है कि कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट होता है। और बेटा एसिड होता है तो HA लिख दिया मैंने। द जनरल फॉर्मूला ऑफ एसिड इज HA। HA क्यों लिखा, क्योंकि बेटा आवाज नहीं, इधर देखो H है सब में, और बेटा ये चीज चेंज हो रही है तो इसको मैंने A लिख दिया। A लिखा, जब डिसोसिएट करेंगे तो HCl को डिसोसिएट करते हैं तो क्या बनता है, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो भाई मैंने किया। बाकी कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, क्लियर हो गया? BCl3 बेटा वो एरिनस वाला है ना, नोट डाउन कर लो पहले। बेटा आवाज नहीं, अगर आवाज करनी है तो बाहर जाके बातें कर लो पहले, क्लियर समझ लो एक बात में। एसिड, दिस इज कॉल्ड एसिड, क्लियर हो गया बेटा? इसमें डिसोसिएट करोगे किसी को भी यार नेगेटिव में आएगा।
अगर मुझसे HCl का आयोनाइजेशन कांस्टेंट पूछ रखा होगा तो ऊपर H आ जाएगा, Cl आ जाएगा, नीचे HCl आ जाएगा। सिंपल बात है, हो गया। द जर्नल फॉर्मूला ऑफ HA, वो एसिड इज HA बना लिया मैंने, और एसिड क्या देता है H+, और दूसरा क्या बनाता है निगेटिव। यहां से बेटा एक बता सकते हैं कि इसमें कितने बच्चे बेटा इधर देख रहे हैं, कितने बच्चे खाली देख रहे हैं, खाली बैठे हुए हैं, ठीक है। और खाली वालों का ज्यादा रेशियो है, पढ़ने वालों का कम रेशियो है, और ये हमेशा रहता है, ठीक है। के तो ये बन गया हमारे पास। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, जब भी देखेंगे तो ध्यान रखना है बेटा, ये क्वेश्चन नोट डाउन करके लिख लें बिल्कुल। अगर के ए की वैल्यू इंक्रीज करेगी, when the value of Ka increases, the acidic character also increases. The acidic character also increases. When the Ka increases, acidic character also increases. ठीक है बेटा, ये लिख लो, Ka इंक्रीज कर रहा है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। और इस पे क्वेश्चन करा रहा हूं पहले मैं आपको, जिसकी वैल्यू ज्यादा दे रखी होगी उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा ज्यादा। तो Ka के माध्यम से यानी मीडियम से आपसे क्या पूछ सकता है एसिडिक कैरेक्टर। तो बेटा ध्यान रखो, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन लिख रहा हूं उसको ध्यान में रखेंगे। मेरे पास एक एसिड है A, एक एसिड है बेटा B, C और D। मान लो इसकी Ka की वैल्यू दे रखी है बेटा, Ka की वैल्यू हम देख रहे हैं, नॉर्मल में लिख रहा हूं, कोई फ्रैक्शन में नहीं लिख रहा हूं, कोई कुछ नहीं लिख रहा हूं, केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं। इसकी वैल्यू है 7, इसकी वैल्यू है 8, इसकी वैल्यू है 6 और इसकी वैल्यू है बेटा 5, ठीक है। के की वैल्यू दे देगा आपको कि A, B, C, D आर एसिड्स एंड द के वैल्यू ऑफ दीज एसिड्स आर 7, 8, 6, 5। एक मैंने फ्रैक्शन में लिया है, नॉर्मल लिया है। अब आपसे पूछेगा इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, बी वाला। तो B इज मोर एसिडिक देन A और A इज मोर एसिडिक देन C एंड लेस एसिडिक इज D। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, दिस इज द एसिडिक ऑर्डर। ये क्या है बेटा एसिडिक ऑर्डर। एसिडिक ऑर्डर किधर की तरफ बढ़ रहा है बी, यानी बी सबसे ज्यादा एसिडिक है। बी इज मोर एसिडिक एंड डी इज सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, ये बात ध्यान रखें। अब इसके बिहाफ पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको करना पड़ेगा। पहले ये उतार लो, ये क्वेश्चन बेटा आपका 12th क्लास में एमीन्स में, फिनॉल में, कार्बोक्सिलिक में, सब में आता है, ठीक है। करना टाइम कितनी देर भागता है। क्वेश्चन दे दूं बेटा एक, तब निकालेंगे किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। बढ़े आगे, यहां पर देखो, आप देखेंगे क्वेश्चन लिखे, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर on the basis of Ka वैल्यू, किसकी बेसिस पे Ka की वैल्यू। अब देखो बेटा एसिड दे रखे हैं, बहुत ध्यान से, आप ही लोगों से पूछूंगा। अब ये तो बेटा पता कर सकते हैं किसकी वैल्यू ज्यादा है। एक हमारे पास HF है जिसकी वैल्यू दे रखी है 3.5 10 दी पावर -4 और एक दे रखा है बेटा हमारे पास CH3 COH और यहां पर दे रखा है बेटा 1.7 इंटू 10 दी पावर -5 और एक दे रखा है बेटा HCN। अब कई बच्चों को तो इसमें बड़ी और छोटी वैल्यू भी नहीं आनी है ना, तो पहले देख लो बेटा कौन सा HCN, हाइड्रोजन साइनाइड बेटा, ये हो गया हमारे पास। और एक दे रखा है बेटा HNO3 जिसकी वैल्यू बड़ी, उसमें ध्यान रखना उसका
एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। अब सबसे पहले तो ये डिसाइड करो इसमें ज्यादा कौन सी है। जिसकी वैल्यू ज्यादा उसका ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर। बीडीएससी, बहुत बढ़िया। सही कह रहे हैं, बी ए सी बी। क्लियर हो गया। ध्यान रखना सबसे बड़ी वैल्यू 4.5 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो बेटा देखो, अगर हमने देखा इसको वैसे पॉइंट में करके देख सकते हो आप। अगर आपसे बोला जाए कि 0.0 ये करके बोला जाए 0.04 या 0.3, कौन सी बड़ी है? 3 या 4? 4 वाली ना। तो भाई बेटा पॉइंट लगा के आप देख सकते हो। तो बेटा सबसे पहले क्या आएगा? डी, फिर कौन सा आ रहा है? सी, सी आ रहा है, ए, फिर सी, और फिर जिसकी पावर कर लोगे जिसकी वैल्यू ज्यादा। ठीक है, एक बात देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो वैल्यू छोटी बड़ी करना भी सिखा देंगे, है ना। वैसे हमको साफ साफ दिख रहा है 10⁻⁻10, 10⁻⁴ और 10⁻⁴ बराबर है, लेकिन 4.5 आ रखा है, तो इसलिए उसको ज्यादा लिया। इसको सेकंड नंबर पे, उसको 10⁻⁵ है इसलिए सी पे लिया, 10⁻⁻10 है इसलिए सबसे लास्ट में लिया। क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपको वैल्यू दे रखी होगी और क्या कर रखा होगा, पूछ रखा होगा कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है। अब बेटा निकाल लें आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ठीक है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। बेटा एक बात ध्यान रख लो, उसमें एक पॉइंट और लिख लो, अगर किसी का आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालेंगे तो ओनली फॉर वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का नहीं रहेगा। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ओनली वीक एसिड, और जो अब हम कर रहे हैं वो भी किसके लिए होगा? वीक बेस के लिए। ठीक है, अब देखें बेटा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, तो बेटा हम लिख रहे हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो इसका होता है बेटा केबी, उसका होता है एसिड तो उसका होता है के, और इसका होता है क्या? केबी। अब एक बात ध्यान रखो बेटा, जब आप लिखते हो NaOH, या आप लिखते हो KOH, या आप लिखते हो CaOH का होल ट्वाइस, या आप लिखते हो बेटा MgOH का होल ट्वाइस, दीज आर ऑल बेसिस। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, सब जगह मेटल है, पहले क्या है? मेटल, और उसमें क्या आता है? OH। तो बेटा मैं इसका जनरल फॉर्मूला MOH लिख सकता हूं। M का मतलब यहां पर क्या है? मेटल। मेरी बात समझो बेटा, द जनरल फॉर्मूला ऑफ बेस इज MOH। M का मतलब कोई भी मेटल हमने ले लिया, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सब मेटल है, इसलिए नॉर्मल हमने लगा दिया, जनरल लगा दिया, उसके लिए क्या? M। कोई दिक्कत? और OH उसके साथ है तो MOH हो गया। अब हमें क्या करना बेटा इसका, तो बेटा ये वीक बेस होगा, ध्यान रखना ये सब किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर वीक के लिए। तो ये क्या बनेगा आप खुद बताओ, क्या बनने वाला है? M पॉजिटिव OH। अगर NaOH को करते तो क्या होता? Na पॉजिटिव NOH नेगेटिव। अब आप अपने आप बेटा के भी निकाल सकते हो, उसका के भी निकाल लो, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। M का मतलब है बेटा, यहां पर ध्यान रख लेना, M का मतलब है मेटल। ओके, अब आप के भी निकाल लो अपने आप, के भी।
हाँ एम ओ एच, बस कुछ नहीं करना। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलता था वैसे ही सेम निकलना। ऑन ही करना भूल गए। हाँ, बस मोबाइल छोड़ दो, ये खाना खा लिया जी, कर लिया। अच्छा मम्मी कहा रहा या वो रील देखते हो? हाँ? इधर देखें। अरे मैं तो प्रूफ मांग रहा हूँ यहाँ। अरे यार ये हो गया केवी, तो केवी हो गया हमारे पास। अगर बच्चे की मन की बात करो बड़ा खुश है ना, ये व्हाट्सएप की बातें करो, उन्हें लुभाओ तो बड़े बड़े खुश, पढ़ाओ मत पढ़ाओ तो बड़े खुश, क्या करना। तो ठीक है, लेकिन बेटा हर जगह जो काम है बेटा, यहाँ किस लिए आते हो? पढ़ाई लिए, तो पढ़ाई करो। तो ये हो गया हमारे पास। तो बेटा इधर देखो, के भी इंक्रीज करेगा तो बेसिक करेक्टर भी क्या करेगा बेटा? When the value of KB increases, the basic character also increase। अब इसको बताने के लिए कोई वो नहीं है, समझ तो जाओगे ही यार। बस सेम है भाई, KB वैल्यू बढ़ी और हमारा पास वो हमको केवल KB की वैल्यू देगा। जैसे एसिड बेस हमने बहुत तरीके से देख लिया कि कौन सा एसिड है, कौन ज्यादा, जो H प्लस साइन ज्यादा देता है एरिनियस के अनुसार वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता था। हमने ब्रॉन्स्ट्री में देख लिया स्ट्रॉन्ग एसिड 20 कॉन्जुगेट बेस। अब इसके अनुसार देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग और आपको वैल्यू मिलेगी ये, और वैल्यू मिलेगी उसके बिहार पे आपको करना हो। क्लियर हो गया बेटा? अरे वही तो है यार। बेटा देखो, अब एक बात ध्यान रखें, हमारे पास है बेटा HCl, हमारे पास है H2SO4, हमारे पास है H3PO4, ये सब एसिड है। अरे इसको लिखना नहीं है, अभी तो समझा रहा हूं बेटा। HCl, H2SO4, H3PO4। आपसे बोलेगा ये कितने प्रोटिक है, तो मोनोप्रोटिक है क्योंकि इसमें एक H प्लस आयन है, इसमें डायाप्रोटिक है और ये ट्रायाप्रोटिक है। तो ट्राइप्रोटिक पे एक क्वेश्चन आता है, अगर डाइप्रोटिक पे आ जाए तब भी वैसे ही करना है, ट्राइप्रोटिक पे आ जाए तब भी वैसे ही करना है। मोनोप्रोटिक पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आती है दिक्कत किसमें आती है? ट्रायाप्रोटिक। तो बेटा ध्यान रखना, हम H3PO4 जो है वो फॉस्फोरिक एसिड होता है, और बेटा इसीलिए ट्राइप्रोटिक कराना जरूरी है, ट्राइप्रोटिक एसिड। तो ट्राइप्रोटिक एसिड का आपको निकालना है बेटा के, क्या निकालना है? के, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है, किसका? ट्राइप्रोटिक का। तो बेटा देखो, अगर मेरे पास, ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से देखना है, तो हमने बेटा एसिड लिया H3PO4, ये मत समझना ट्राइप्रोटिक एसिड को डिनोट करते हैं के से, ये निकालना है इसका। तो H3PO4 का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट किसका? इसका। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ध्यान रखो, अगर हम करेंगे तो बेटा एक H प्लस आयन देगा और ये क्या बनाएगा? HPO4 निगेटिव, कोई दिक्कत? H2PO4 निगेटिव। नेक्स्ट वन, सेकेंड रिएक्शन, इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट मान लिया बेटा Ka1, इसकी वैल्यू कितनी मान ली? X। फिर हमने लिया बेटा H2PO4, और बेटा इसमें कितना निगेटिव था? 1। जब इसमें H पॉजिटिव निकल गया तो क्या बनेगा? HPO4 2 निगेटिव। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी आयनाइजेशन कांस्टेंट मान लिया K, इसका हो गया बाई 3 बेटा HPO4, और इसका हमने मान लिया क्या? 2 हमारे पास थे,
और इसमें से बेटा एक H प्लस निकला, तो हमारे पास बना HPO4 3 नेगेटिव, और इसका हमने आयोनाइजेशन कांस्टेंट मान लिया कितना, Z। कोई दिक्कत? अब आपको क्या करना है बेटा, इन सभी रिएक्शन को ले ले ठीक हो, अब हो गया। अब बेटा रिएक्शन 1, 2 और 3 को ऐड कर दो। किसका पता करना था हमें, H3PO4 का, तो H3PO4 ही आना चाहिए इधर। तो हमने जब ऐड किया बेटा, तो देखो H3PO4 रिएक्टेंट वाले रिएक्टेंट साइड, H2 बेटा किसका निकालना था हमें, H3PO4 का, तो इधर साइड कौन आना चाहिए, केवल H3PO4। तो बेटा देखो H2PO4 निगेटिव, HPO4 2 निगेटिव, और ये हमारे पास आया, और कुछ बचा इधर नहीं, और इधर आया बेटा 3H प्लस, तीनों को ऐड कर दिया तो 3H प्लस आ गया, और बाकी हमने किया बेटा H2PO4 निगेटिव, और यहां पर हमने किया HPO4 2 निगेटिव, और हमने यहां पर किया PO4 3 निगेटिव, फॉस्फेट आयन, इसे हम बोलते हैं फॉस्फेट आयन। अब देखो बेटा H2PO4 से क्या हो गया, H2PO4 कैंसिल आउट हो गया, HPO4 से HPO4 का हो गया, रिएक्शन हमारे पास क्या बची, H3PO4 गिव्स 3H, और बेटा ये क्या बन गया, PO4, इसी का तो निकालना था हमें। तो ये हमारे पास, अगर हम Ka निकालेंगे बेटा इसका, तो Ka कैसे निकलेगा, तो Ka निकलेगा बेटा Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3, यानी क्या होगा X Y इंटू Z। नोट डाउन कर लो फटाफट इसको। अगर स्टेप वाइज दे रखी होगी तो ध्यान रखना, अगर हम ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐड ही करना पड़ता है इसमें। और 3 हमें ट्राइपोर्टे कैसे मिला, क्योंकि 3 H प्लस मिलना है इसमें। और किसका करना था, H3PO4 का तो करना था, कहां इनका करना था, इनका थोड़ी ना करना था। तो एक एक करके बेटा H प्लस जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सब एक साथ चले जाते हैं बेटा। डायरेक्ट मैंने ये बताया कि H प्लस जो होते हैं वो एक एक करके जाते हैं। तो स्टेप वाइज रिएक्शन आएगी, हमको दे रखा होगा तो हम कैसे निकालेंगे उसको, ठीक है। हाँ, हवा की तरह बन, वो एक मोटी मोटी लड़की बैठती थी इधर, क्या नाम था उसका, एक ऐसे नाम था किसी का, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। इप्सिता कौन है, इप्सिता, अच्छा तुम हो, हो गया बेटा ये। अब भाई ट्राई बेसिक लिख लो, तो ट्राई बेसिक को अपने आप कर सकते हो, चलो मैं करके दिखा, इधर बता। ट्राया बेसिक, तो बेटा इसका हमें निकालना है Kb, ट्राई बेसिक का क्या निकालना है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। क्वेश्चन है बेटा AlOH का होल थ्राइस, करो जरा AlOH का होल थ्राइस, जरा करके देखो, इसका बिल्कुल सेम है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, और इसका निकाल के बताओ बेटा। ठीक है, ये बेटा बेसिक का है, पॉज हो गई थी वीडियो, ध्यान नहीं रहा, बाकी आपका ये है बेटा बेस का, बिल्कुल सेम है वैसे ही जैसे एसिड का था, 3 डिवाइड हो रहा है।